लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए। एजुकेशन में टीचर की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। लर्न स्मार्ट स्कूल आपका बेस क्लियर करने में मदद करता है। रेगुलर स्कूल या टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कई उद्योगों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का व्यावसायिक मतलब कमर्शियल उपयोग किया जाता है। खाद्य और पेय पदार्थ मतलब फूड एंड बेवरेज। किण्वन प्रक्रियाएं मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेसेस। दही, पनीर, ब्रेड, बियर और वाइन जैसे उत्पाद बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग करती है। फार्मास्यूटिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग एंटीबायोटिक्स, टीके मतलब वैक्सीन्स और चिकित्सीय पदार्थों मतलब थेरेप्यूटिक सब्सटेंसेस के निर्माण के लिए किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आनुवंशिक मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से प्रोटीन, एंजाइम और जैव ईंधन मतलब बायोफ्यूल्स के उत्पादन के लिए होस्ट के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग अपशिष्ट जल उपचार मतलब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बायोरेमेडिएशन और खाद बनाने में किया जाता है। एग्रीकल्चर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पौधों की वृद्धि मतलब प्लांट ग्रोथ और फसलों में पोषक तत्वों मतलब न्यूट्रिएंट अपटेक इन क्रॉप्स को बढ़ाते हैं। क्लीनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा उत्पादित एंजाइमों का उपयोग प्रभावी मतलब इफेक्टिव ढंग से दाग हटाने के लिए डिटर्जेंट में किया जाता है। फर्मेंटेशन लुईस पाश्चर ने 1857 में फर्मेंटेशन की खोज की। फर्मेंटेशन एक प्राकृतिक मतलब नेचुरल प्रोसेस है जो ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना शर्करा मतलब शुगर को अल्कोहल या एसिड जैसे विभिन्न पदार्थों में बदल देती है। यीस्ट या बैक्टीरिया जैसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। बैक्टीरियल कल्चर्स के साथ काम करते समय उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक फफूंदी मतलब मोल्ड ने एक पदार्थ का प्रोडक्शन किया जो बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। इस खोज ने जीवाणु संक्रमण मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए प्रभावी उपचार मतलब इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रदान करके चिकित्सा में क्रांति ला दी। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया या फंगस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा उत्पादित पदार्थ हैं जो बैक्टीरिया को मार सकते हैं या उनके विकास को रोक सकते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम द्वारा विदेशी पदार्थों मतलब फॉरेन सब्सटेंसेस की उपस्थिति के जवाब में उत्पादित मतलब प्रोड्यूस्ड होते हैं जिन्हें एंटीजन के रूप में जाना जाता है। ये एंटीजन बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन या अन्य हानिकारक एजेंट हो सकते हैं। एंटीबॉडी विशिष्ट एंटीजन को पहचानते हैं और उनसे जुड़ते हैं, उन्हें प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा नष्ट करने या उनके हानिकारक प्रभावों को बेअसर करने के लिए चिन्हित करते हैं। वे शरीर को संक्रमणों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कभी-कभी कुछ बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सीय रूप से उपयोग किया जाता है। टीके मतलब वैक्सीन एडवर्ड जेनर एक अंग्रेजी चिकित्सक एडवर्ड जेनर को 18वीं शताब्दी के अंत में पहला सफल टीका विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। टीके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या उनके घटकों मतलब कंपोनेंट्स के कमजोर या निष्क्रिय रूपों मतलब इनएक्टिव फॉर्म से बनाए जाते हैं। वे विशिष्ट रोगजन को मतलब स्पेसिफिक पैथोजेंस को पहचानने और याद रखने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम को उत्तेजित मतलब स्टिम्युलेट करते हैं। रोग पैदा किए बिना प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। वैक्सीन दुनिया भर में कई संक्रामक बीमारियों मतलब इन्फेक्शियस डिजीजेस को रोकने और खत्म करने में सहायक रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एडवर्ड जेनर जैसे व्यक्तियों के योगदान का मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सूक्ष्मजीवों को समझने में उनकी खोजों और प्रगति ने एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी और टीकों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है जो बीमारियों के उपचार और रोकथाम में सहायक बने हुए हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वायुमंडलीय मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस N2 को पौधों के लिए नाइट्रोजन के उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है और यह मिट्टी की उर्वरता मतलब फर्टिलिटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि और विकास के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है।
हालांकि अधिकांश पौधे सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सर जैसे कि कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रकार के साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया या अन्य नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, जिन्हें पौधे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। 2.4 हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स रोगजनक मतलब पैथोजेंस माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो मनुष्यों में रोग पैदा करते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, कवक मतलब पैरासाइट्स और प्रोटोजोआ हानिकारक माइक्रोऑर्गेनिजम्स के उदाहरण हैं। वे निमोनिया, फ्लू, फूड पॉइजनिंग, यीस्ट इन्फेक्शंस, मलेरिया और पाचन संक्रमण मतलब डाइजेस्टिव इन्फेक्शंस जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। अच्छी स्वच्छता जैसे कि नियमित रूप से हाथ धोना और उचित भोजन संभालना इन रोगजनकों के प्रसार को रोकने में मदद कर सकता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। पैथोजन सूक्ष्मजीव होते हैं जो मनुष्यों, जानवरों या पौधों में बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इनमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी शामिल है। कम्युनिकेबल डिजीजेज वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति या जीव से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं। वे अक्सर सीधे संपर्क, श्वसन बूंदों मतलब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, दूषित सतहों मतलब कंटामिनेटेड सरफेसेस या कीड़ों जैसे वाहकों मतलब वेक्टर्स के माध्यम से फैलते हैं। कीड़ों और जानवरों में रोगों के वाहक कीड़े, मच्छर, विशेष रूप से एनोफिलीज प्रजातियां, मलेरिया परजीवी मतलब मलेरिया पैरासाइट्स, प्लाज्मोडियम के कैरियर है जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनते हैं। जब कोई संक्रमित मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो यह परजीवियों को संचारित कर सकता है जिससे बीमारी हो सकती है। अन्य कीड़े जैसे कि टिक और पिस्सू भी रोग पैदा करने वाले रोगजनकों को ले जा सकते हैं। टिक स्लाइम रोग फैला सकते हैं जबकि पिस्सू बुबोनिक प्लेग पैदा करने वाले जीवाणु ले जा सकते हैं। एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कैरियर माने जाते हैं। वे अपने काटने के माध्यम से मनुष्यों में बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। मादा एनोफिलीज मच्छरों को अपने अंडों को पोषण देने के लिए रक्त भोजन की आवश्यकता होती है। जब वे किसी संक्रमित मतलब इन्फेक्टेड व्यक्ति को खाते हैं तो वे मलेरिया परजीवियों को निगल लेते हैं जो फिर मच्छर के शरीर में विकसित हो जाते हैं। इसके बाद मच्छर उन परजीवियों को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है जिन्हें वह काटता है, जिससे संक्रमण का चक्र जारी रहता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनिमल। पशुओं में डिजीजेस पैदा करने वाले माइक्रोऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी मतलब पैरासाइट्स और कवक मतलब फंजाई जानवरों में बीमारियों का कारण बन सकते हैं। एग्जाम्पल्स में मवेशियों मलताप कैटल में मास्टिटिस और निमोनिया जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, पशुओं में पैर और मुंह की बीमारी जैसे वायरल रोग, कुत्तों में हार्टवर्म रोग जैसे परजीवी संक्रमण मतलब पैरासिटिक इन्फेक्शंस और दांत जैसे फंगल संक्रमण शामिल है। इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को समझने से जानवरों में बीमारियों को रोकने और प्रबंधित मतलब मैनेज करने और ह्यूमंस में ट्रांसमिशन के रिस्क को कम करने में मदद मिलती है। रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच एक जर्मन फिजिशियन एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोच ने कोच पोस्टुलेट्स डेवलप की जो एक स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म और एक डिजीज के बीच संबंध मतलब लिंक एस्टैब्लिशिंग करने के लिए क्राइटेरिया का एक सेट है। एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस और हैजा मतलब कॉलरा जैसी बीमारियों पर उनके रिसर्च ने संक्रामक रोगों मतलब इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में हमारी समझ को एडवांस्ड किया। कोच को उनके काम के लिए 1905 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। समरी में माइक्रोऑर्गेनिजम्स जानवरों में बीमारियों का कारण बन सकते हैं और बीमारी की रोकथाम मतलब प्रिवेंशन और प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट के लिए उन्हें समझना महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट कोच के योगदान का माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान और इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में हमारी समझ पर स्थायी मतलब लास्टिंग प्रभाव पड़ा है। यहाँ पार्ट 2 खत्म होता है। पार्ट 3 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए।